Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 5, which is from our chapter number 2, Units and Measurement, and the topic is error analysis. This is the last topic of this unit. Okay, तो आज के टॉपिक में हम लोग गलतियों के बारे में सीखेंगे कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कौन कौन सी गलतियां कर लेते हैं और उन गलतियों को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि व्हेन वी मेजर अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ना, तो वी आर नॉट मेजरिंग अ ट्रू वैल्यू. हम कभी भी ट्रू वैल्यू मेजर नहीं करते हैं. इट हैज़ सम एरर, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है. बात आई मेरी समझ में? क्लियर? तो जब हम ट्रू वैल्यू को मेजर ही नहीं करते हैं तो जिन वैल्यू को मेजर करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी कहलाती हैं मेजर्ड वैल्यू. ओके, और उन मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है. क्लियर? तो एरर्स क्या होते हैं? इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एरर, तो एरर कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टेक अ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब यहाँ मैं आपको बता चुकी कि हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? हम लोग मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मेजर्ड वैल्यू को निकालते हैं, ना कि हम लोग ट्रू वैल्यू को निकालते हैं. तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि भाई एरर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो जब हम मेजर्ड वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसका भी एक तरीका है जो भी आगे आपको समझाया जाएगा. ओके, अब यहाँ सीखते हैं कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं. तो एरर्स के ये 4 तरीके हैं. पहला एरर आपका सिस्टमैटिक एरर है, सेकंड वन इज अ लीस्ट काउंट एरर, थर्ड वन इज अ ग्रॉस एरर एंड फोर्थ वन इज अ रैंडम एरर. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में. सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि वो एरर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वट एवर इट इज अ पॉजिटिव और निगेटिव. ओके, तो द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन either is positive or negative are known as a systematic error. अब सिस्टमैटिक एरर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो आपको अपने आप को इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि आप इस वक्त लैब में हैं. ओके, और लैब में है तो लैब की तरीके से आपको सोचना पड़ेगा. तो सिस्टमैटिक एरर में पहला जो एरर निकल के आता है दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर. अब आप लैब में गए और लैब में जाके आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इश्यू कराया, अब वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही डिफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप वैल्यूज मेजर करेंगे तो वो तो सही नहीं आएगी. तो जब ये आपको मिल जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इट मीन्स कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दिए गए इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है. तो इस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इस एरर को रिमूव करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जाइए और लैब अटेंडेंट से बोलिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दीजिए. ओके, आप उस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करिए. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिमूव दिस एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं. यहाँ मैं एरर को रिमूव करने की बात नहीं करूँगी. फिजिक्स में आप एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल पूरी तरीके से हटा नहीं सकते. क्लियर? दूसरा एरर क्या आता है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. लाइक कि आपने अब इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लिया, अब इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट अब आपके हाथ में पहली बार दिया गया है और आपसे कहा गया कि भाई चलो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. लाइक आपने वर्नियर कैलिपर इश्यू कराया है और आपको उसकी सिलेंडर की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह मेज़र करके उसका वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. अब आपको वर्नियर कैलिपर पहली बार दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आप उस वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इम्परफेक्शन है, आप नहीं जानते हैं. तब क्या होगा? तब जो भी वैल्यूज निकाल कर लेकर आएंगे वो गलत ही निकलेगी, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एपरेटस. आपको नहीं पता उस एपरेटस के बारे में. तो आपका जो इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में, ये भी एक सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस कर देता है. अब हाउ कैन वी रिमूव सच टाइप ऑफ एरर? इस एरर को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? तो इस एरर को आप रिमूव कर सकते हैं अपने टीचर के पास जाकर. आप अपने टीचर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे.
क्लियर। आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू यूज़ दैट एपरेटस, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको वैल्यूज़ कैसे लेनी है। जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके बाद आपको ये वाला जो एरर जो प्रोड्यूस होगा ये भी पूरी मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, पूरी तरीके से रिमूव की बात हम करेंगे ही नहीं, ओके, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं पर्सनल एरर की। इंस्ट्रूमेंट आपने चेंज कर लिया, टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप खड़े हो गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन अब फिर भी उसके अंदर एरर आ रहा है, वैल्यूज आपकी गलत निकल के आ रही हैं, तो वो एरर्स आपके खुद के पर्सनल एरर है। मतलब यू डोंट नो हाउ टू टेक अ राइट रीडिंग, आपको नहीं पता है, मे बी शायद उसमें पैरेलैक्स आ रहा होगा, आप स्केल की रीडिंग कायदे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो एरर्स प्रोड्यूस होंगे वो पर्सनल एरर है। तो वो पर्सनल एरर आप पर्सनली ही रिमूव कर सकते हैं। आप उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखेंगे, करके समझेंगे, और समझने के बाद वो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जब जैसे आप उस एक्सपेरिमेंट को सीख लेंगे। क्लियर। दूसरा है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स कि एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके डिपेंड करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहे हैं। अब आपका एक दोस्त है, उसने रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट किया और उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली। उसने जनवरी में वो एक्सपेरिमेंट किया रेजोनेंस वाला, तो उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली, उसकी कुछ भी जो भी निकल कर आई। ठीक है, आपको वो एक्सपेरिमेंट इश्यू हुआ अगस्त में जाके, तो आपने अगस्त में वो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली। अब आपने क्या करा, आपने अपने दोस्त की कॉपी से उसमें से मैच करा, तो देखा कि उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिफरेंट निकल के आ रही है, मेरी डिफरेंट निकल के आई। व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैं तो बिल्कुल सही किया था, मैंने ना तो उसके अंदर कोई पर्सनल एरर था, ना इंस्ट्रूमेंटल एरर था, ना कोई इम्परफेक्शन था, मैं सब सही किया, लेकिन फिर भी क्यों गलती हुई? तो गलती इसलिए हुई क्योंकि वो एरर प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेस। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से साउंड की वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ा और एरर प्रोड्यूस हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारे एरर्स आपके आते हैं सिस्टमैटिक एरर के अंदर। दूसरा एरर है आपका, दिस वन इज अ लीस्ट काउंट एरर। इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैब में गए होंगे तो आपने दिए गए इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकाली होगी। लीस्ट काउंट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ गिवन एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखा है उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट कहलाएगी। लाइक अभी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं दिया गया तो मीटर स्केल के बारे में तो सभी जानते हैं। स्केल से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो वो जो 1 मिलीमीटर है वो इस स्केल के लिए क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट कहलाएगी। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि मीटर स्केल के लिए कितना हो गया, दैट इज 1 मिलीमीटर। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ओके, वर्नियर कैलिपर की आपको लीस्ट काउंट निकालनी है तो आपको यहाँ लिखना होगा वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन in a meter scale divided by the number of divisions in a वर्नियर कैलिपर। तो दिस विल बी 1/10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी निकल के आई? दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है। क्लियर। अब इस लीस्ट काउंट एरर को अगर आपने लीस्ट काउंट सही नहीं निकाली तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो होल एक्सपेरिमेंट है वो दिए गए इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर ही डिपेंड करेगा। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर रिजोल्यूशन एंड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ओके, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो हायर रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें और साथ के साथ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमारी बेस्ट होनी चाहिए जिससे हम लीस्ट काउंट एरर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और लीस्ट काउंट एरर को हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी कहते हैं। ओके, ये आपको लीस्ट काउंट एरर मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी कहलाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग थर्ड एरर की, दैट इज अ ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। लाइक कि आपने जो सिस्टमैटिक एरर था वो तो नहीं करा, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, टीचर से पूछ भी लिया, यू आर नॉट टेकिंग एनी पर्सनल एरर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो क्या हुआ कि अब एक और एरर निकल के आया कि लाइक आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप टीचर के पास आए और टीचर ने आपको बोला कि नहीं आपने गलत किया है, दोबारा करिए। ओके, तो वाला जो एरर है वो किस में आता है? आपका ग्रॉस एरर के अंदर। ये मिस्टेक्स कहलाती हैं कि सब कुछ सीखने के बाद भी आपने गलती करी। ओके, तो दीज एरर्स आर ड्यू टू आइदर केयरलेसनेस ऑफ पर्सन
और ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द apparatus, ओके, तो सच एरर इज नोन एज अ ग्रॉस एरर। और इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज दिस एरर, अगर आपको इस एरर को सुधारना है, इस मिस्टेक को सुधारना है, तो जब आप टीचर के पास आओगे ना तो टीचर कहेगा कि आपने ये गलत किया है, अब आप जाइए और दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करिए, ओके। तो हाउ टू रिड्यूस दिस एरर, नो करेक्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ओके। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग फोर्थ एरर की, दैट इज अ रैंडम एरर। Random error, the error which occur irregularly due to various factors which cannot be taken into the account. Like जब भी आप लैब में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो चाहे आपको वर्नियर कैलिपर दिया गया हो, चाहे स्क्रू गेज दिया गया हो, स्फेरोमीटर और भी बहुत सारे, टोटल 12 एक्सपेरिमेंट हैं आपके फिजिक्स में। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो आपसे बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी वैल्यूज़ लीजिए। तो मैं अभी वर्नियर कैलिपर की ले लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर में अगर आपसे कहा गया है कि चलो आपको सिलेंडर का लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कम से कम 5 से 6 वैल्यूज़ आप लीजिए इसकी। तो वैसे तो सिलेंडर का जो लेंथ है वो आराम से एक मेजरमेंट में निकल सकता है, लेकिन वो आपसे कहता है कि 5 to 6 वैल्यूज़ आप निकालिए इसकी। तो क्यों? और जब आप क्या करते हैं, जब 5 to 6 वैल्यूज़ निकालते हैं तो सभी वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशंस आता है, सारी वैल्यूज सेम नहीं होती हैं, ओके। तो ये वाले जो एरर्स होते हैं ये इरेगुलरली आ जाते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स विच कैन नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट, ओके। आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तब भी ये एरर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम इस एरर को किस तरीके से रिमूव करेंगे, आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने देखा कि आपने सिलेंडर का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, आपने 5 ऑब्जर्वेशंस ली। अब आपको चाहिए कि करेक्ट लेंथ कौन सी होगी, सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो करंट लेंथ लेने के लिए क्या करते हैं, आप उन सभी लेंथ को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो वही आप लेंथ क्या मानते हैं कि वो लेंथ आपकी करेक्ट लेंथ है, ओके। तो हाउ टू रिड्यूस इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन large number of times and taking the arithmetic mean of all observations, clear। with the help of this we can reduce a random error। और यही जो आपका random error कहलाता है, random error जो निकल कर आ गया, आपने इसको रिड्यूस कर लिया, यही वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ट्रू वैल्यू, क्लियर। अब यहाँ पर सीखते हैं कि हाउ कैन वी एलिमिनेट द रैंडम एरर। अगर रैंडम एरर है तो हम उसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वी हैव टू टेक अ ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज़, जो भी आपकी वैल्यूज़ निकल रही होंगी उससे आप क्या कहते हैं इसको माइनस कर दीजिएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। लाइक कि आप लैब में है और लैब में आपने किसी एपरेटर से ऑब्जर्वेशन करके आपने वैल्यूज़ निकाली है, वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, तो आपने n टाइम्स उसका मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, दिस वन इज़ A1, A2, A3 और AN की वैल्यूज़ है, ओके। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि ट्रू वैल्यू क्या होगी, आप ट्रू वैल्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रैंडम एरर आ रहा था तो वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रही थी वो सारी वैल्यूज़। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया कि सारी वैल्यूज़ का मीन निकाला। तो मीन कैसे निकालते हैं पता होगा, मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्व क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ द ऑब्जर्व क्वांटिटीज कितनी है, n। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, दिस वन इज अ ट्रू वैल्यू, क्लियर। तब एरर कैसे निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी कैन मेजर अ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू आपने मेजर यहाँ से कर ली, तो एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, दिस विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो उसका एरर निकल के आ जाता है, और वही एरर आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन इज अ ट्रू वैल्यू, ये वाली आपकी ट्रू वैल्यू है AM माइनस ऑब्जर्व वैल्यू A1, जो पहले आपने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली होगी, दिस वन भी A1। इसी तरीके से आप डेल्टा A2 निकाल लेंगे, दिस इज AM माइनस A2 कहलाएगी, और डेल्टा AN तक आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। अब क्या होगा कि जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो
ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी पॉजिटिव भी निकल कर आएंगी और साथ के साथ नेगेटिव भी निकल कर आएंगी। क्लियर? तो आपका टास्क क्या है कि यू वांट टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सेकंड नंबर पे आप मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट होगा कि जितना भी आपका एब्सोल्यूट एरर निकला है उसको आप ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे तो एडिशन के दौरान आपको यहाँ पे मॉड साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक ऑल ऑब्जर्व क्वांटिटीज इन पॉजिटिव। क्लियर? हमें पॉजिटिव में ही ये सारी वैल्यूज चाहिए। अब आप के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि हम नेगेटिव साइन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बेटा हम मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहते हैं और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए हमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपकी निकल कर आएंगी वो सारी वैल्यूज को आप किस में रखेंगे? मॉड में रखेंगे, जिससे मॉड से निकलने के बाद वो सारी की सारी वैल्यूज कैसे आ जाएंगी? पॉजिटिव ही निकल कर आएंगी। तो ये फॉर्मूला है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड वन इज द रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। अब हम चाहते हैं कि हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें। रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर कहा जाता है। तो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा ए इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, यहाँ से जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, ये जो मीन वैल्यू आपकी निकलेगी इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? रिलेटिव एरर। और चौथा है आपका कि यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको रिलेटिव एरर जो भी आपका निकल कर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो वही क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, परसेंटेज इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड by a mean multiply by the 100%। अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला इन अ न्यूमेरिकल, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, इन एन एक्सपेरिमेंट वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। In successive measurements, the readings turn out to be that is 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 seconds and 2.80 second. Okay, you have to calculate the absolute error, mean absolute error, relative error and the percentage error. Formulas अभी आप पिछले देख चुके हैं कि कौन कौन से formulas हमें इस्तेमाल करने। अब आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि आप अपने लैब के अंदर सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने जो रीडिंग्स निकाली हैं वो ये निकाली हैं। क्लियर? टाइम पीरियड जो आपने निकाला है वो आपने ये निकाला है। तो अब आपका पहला टास्क क्या है कि आपको ट्रू वैल्यू मेजर करना है कि ट्रू वैल्यू कौन सी है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया गया था कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएंगे उनको ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्जर्वेशन आपकी ये रही 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5। तो आपने इसको डिवाइड करा तो आपका जो ट्रू वैल्यू होगा वही आपका क्या कहलाएगा? मीन टाइम पीरियड कहलाएगा। ओके, तो मीन टाइम पीरियड आपका कितना निकल के आएगा? दैट इज 13.12 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर विल बी 2.624 सेकेंड। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर पिछले वीडियोस में आपको समझा दिए हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करना है वो भी समझा दिया गया है। तो ये आपका डिविजन्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा कि कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं, तो 3 है। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ भी कहाँ तक होगी? 3 तक होगी। तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2.62 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहाँ से आपने इसको निकाल लिया मीन टाइम पीरियड को। योर नेक्स्ट टास्क इज दैट कि यू हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर में क्या करना था आपको कि आपको जो भी मीन वैल्यू निकली होगी उसमें से इंडिविजुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को माइनस करना था। तो आपने मीन टाइम पीरियड में से पहली ऑब्जर्वेशन को माइनस किया तो निकल कर आया -0.01 सेकेंड। फिर आपने मीन टाइम पीरियड से दूसरी ऑब्जर्वेशन को माइनस किया तो निकल कर आया ये 0.06 सेकेंड। ऐसे ही आपने तीसरी में करा, दिस विल बी 0.20 सेकेंड। फिर आपने चौथी ऑब्जर्वेशन को मीन पीरियड में से आपने माइनस कर दिया तो निकल कर आया -0.09 सेकेंड। यहाँ पे आपने पांचवी ऑब्जर्वेशन में से
टाइम पीरियड को माइनस किया तो कितना आया, दिस विल बी माइनस 0.18 सेकेंड। क्लियर, अब इतना निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या है आपका कि आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का जो सिंबल था दैट इज अ डेल्टा टी मीन। ओके, और ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी एब्सोल्यूट एरर में जो भी निकली है, अब आप उसको किस में रखेंगे, मॉड में रखेंगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक अ पॉजिटिव वैल्यू। आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए टू गेट अ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शनल एरर चाहते हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो अब देख लीजिए, मैंने इन सभी वैल्यूज़ को मॉड में रखा हुआ है। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगी तो सभी प्लस में आ जाएंगी, और प्लस करके आएगा 0.54 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल बी 0.11 सेकेंड। क्लियर, तो ये आया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जब आप निकालेंगी तो वो आपका ट्रू वैल्यू कितनी निकल कर आई है, दिस इज 2.62 सेकेंड। क्लियर, ये ट्रू वैल्यू है और ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो आपकी वैल्यू या तो 0.11 सेकेंड ज़्यादा होगी या फिर 0.11 सेकेंड कम हो जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2.73 सेकेंड से लेके 2.51 सेकेंड तक लाए करेगी। क्लियर, ना तो इससे ज़्यादा होगी और ना ही इससे कम होगी। अब यहाँ बात करते हैं रिलेटिव एरर की। अब रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो आपको बताया था फॉर्मूला क्या था कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका प्लस माइनस 0.11 सेकेंड निकल कर आ गया। मीन वैल्यू आपकी 2.62 थी, आपने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके आंसर निकला प्लस माइनस 0.041। क्लियर, अच्छा ये रिलेटिव एरर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। फिर परसेंटेज एरर निकालना है तो जो भी वैल्यू आपकी रिलेटिव एरर में निकली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर में वैल्यू आपकी निकल कर आई प्लस माइनस 0.041 मल्टीप्लाई बाय द 100। तो आंसर कितना हुआ, दिस विल बी प्लस माइनस 4.1%। ये न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल्स था। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लीजिए और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू, हाउ कैन वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। एरर एनालिसिस का आपका हाफ पार्ट हो चुका है, हाफ पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।